हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 142। इससे पहले इस कहानी के 141 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सब ने पढ़ा था। धानी को घबराहट होने लगी। तभी धैर्य ने भी उसे समझाते हुए कहा कि मैंने कहा है ना, कुछ भी नहीं होगा, डरो मत, जाओ अब अंदर जाओ। अचानक ही धानी ने भी धैर्य के हाथ को पकड़कर अपनी नम आंखों से कहा कि प्लीज़ आप यहीं पर क्लासरूम के बाहर खड़े रहिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ थोड़ी देर खड़े रहिए, मेरा डर खत्म हो जाए तो आप चले जाइएगा। तो आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। धानी के ऐसे हाथ पकड़कर जिद करने से धैर्य को अभी कुछ हो रहा था, जो वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रहा था। धानी ने एक बार फिर से नम आंखों से कहा कि प्लीज़ रुक जाइए ना आप यहाँ पर। तो धैर्य भी अब हल्के से गुस्से में बोलता है कि छोड़ो मेरा हाथ, तुम क्या छोटी सी बच्ची हो क्या जिसके पेरेंट्स चले जाएंगे तो वो रोने लग जाएगी, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है। तो धानी की आंखों से अब आंसू गिर गया था और वो धीरे से बोलती है कि मुझे नहीं पता है, मेरे पेरेंट्स थोड़ी ना है जो मुझे पता होगा। तो धैर्य को भी समझ में आ गया कि धानी इस वक्त क्या फील कर रही है और उसे कितनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। उसके तो आगे पीछे कोई भी नहीं था, उसे तो डर तो लगता ही था। और इतने बड़े कॉलेज में वो पहली बार जो आई थी तो उसे भी नहीं पता था कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है और क्या क्या पढ़ाया जाता है, अंदर जाकर उसके साथ कैसा बिहेव होगा। और फिर यही सब कुछ सोच कर धानी बहुत ज़्यादा डर रही थी। धैर्य ने भी धानी के आंसुओं को साफ करते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छा प्लीज़ रो मत चोइया, प्लीज़ मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुका रहूंगा तुम्हारे सामने। अब जाकर अपनी क्लास ले लो, तुम्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है मुझे। मैं नहीं चाहता हूँ तुम अनपढ़ रहो, इतना काबिल कि तुम अपनी ही जैसे जाने कितनी ही लड़कियों की मदद कर सको, मुझे इतना पढ़ाना लिखाना है तुम्हें। तो धानी ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूंगी। तो धानी के मुंह से IAS ऑफिसर सुनकर धैर्य ने भी हैरानी से धानी की तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि वैसे तुम ऑलरेडी ही बहुत ही बड़ी हो चुकी हो, कितना बड़ा होना है तुम्हें। तो धानी के चेहरे पर भी अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। धैर्य ने एक बार फिर से बिना सोचे समझे ही धानी के बालों पर अपना हाथ फेरा और फिर उसे किस करके बोलता है कि जाओ जाओ, जाकर अब लेक्चर को अटेंड करो, मैं यहीं पर हूँ, कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो धानी ने भी एक बार फिर से थोड़ा सा कंफर्म करते हुए कहा कि पक्का आप कहीं नहीं जाएंगे ना, यहीं पर रहेंगे। तो धैर्य बोलता है कि हाँ हाँ, कहीं भी नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। तो धानी अभी क्लास के अंदर चली गई और फिर धैर्य वहीं पर खड़ा रहता है। तो धैर्य भी वहाँ पर क्यों खड़ा था ये धैर्य को भी नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे धानी की मासूमियत बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, उसे बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी और शायद इसीलिए वहीं पर वो खड़ा रहता है। इधर दूसरी तरफ सचादेवा फैमिली में अभी भी एक ही कमरे में सब सो रहे थे। तो रात को जो कुछ भी हुआ था उसके चलते ही अब किसी को भी सुबह आंख नहीं खुल रही थी, किसी को भी सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। तो वहीं वो नीचे अजीत सचादेवा की जो व्हील चेयर को एक सर्वेंट ढकेलता हुआ डाइनिंग एरिया में लेकर आ जाता है। तो अजीत सचादेवा भी अब पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन हाँ इतना तो ठीक हो गए थे कि वो इशारों में अपनी बातों को समझा सकते थे। तो अजीत ने भी इशारों में नौकर की तरफ देखते हुए पूछा कि ये सब कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा कोई यहाँ पर। तभी एक नौकर अजीत की बातों का जवाब देते हुए बोलता है कि सर, सब शोभित सर के कमरे में है, सब वहीं पर अभी सो रहे हैं। और ये सुनते ही अजीत की आंखें भी हैरान हो गई थी और फिर उसने इशारों में कहा कि मुझे भी शोभित के कमरे में लेकर चलो, मैं भी वहां जाना चाहता हूं। और वो नौकर भी अब अजीत की व्हील चेयर को ढकेलता हुआ शोभित के कमरे की तरफ लेकर आ जाता है। तो अजीत ने जब देखा रोहान और निशी शिखा के पास आराम से सो रहे हैं और अरमान कुर्सी पर बैठा बैठा सोफे पर ही सो रहा था और शोभित वो भी आराम से सोफे पर लेटकर बेसुध सा सो रहा था, अपने पूरे परिवार को ऐसे एक साथ देखकर अजीत की आंखें भी भर आई थी। अजीत ने ये सब कुछ 15 सालों के बाद देखा था, अपने पूरे परिवार को 15 साल बाद एक देखा था, जब तीनों बच्चे अपने माँ पापा के पास रहते थे। 2 घंटे के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे हुए थे। तो अजीत के चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही थी कि उसे अपने परिवार को ऐसे देखकर कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है।
वैसे भी अब अजीत जी की सेहत में भी काफी ज्यादा सुधार हो गया था। रोहान भी शिखा के पास बैठकर आराम से नाश्ता कर रहा था। इनफैक्ट शिखा रोहान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। रोहान को भी अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और बेटर फील कर रहा था। कल रात से अब तक शिखा ने न जाने कितनी ही बार रोहान से ये पूछ लिया था कि वो कल रात को इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों था, क्या हो गया था उसे रात को, वो क्यों इतना परेशान था। लेकिन रोहान ने भी कुछ भी नहीं कहा था कि तभी अरमान आया और फिर उसने रोहान के कंधे पर अपना हाथ मारकर कहा कि क्या हुआ है शेर, कल तो तू इतना ज़्यादा उदास हो गया था, इतना ज़्यादा उदास क्यों था कल? तो पापा बता रहे थे कि तू कल रात बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो रोहान ने भी अब अरमान की तरफ देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए कहा कि नहीं, बस ऐसे ही किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए शायद थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। अरमान भी चेयर पर बैठता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ ना, कौन सी ऐसी बात थी जिसे लेकर तू इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। एक बात बताऊँ, तू डिस्टर्ब हो गया था और पापा ने तो मेरा कॉलर पकड़ लिया था, मुझे मारने को दौड़ रहे थे। इतना कहकर अरमान ने भी शोभित की तरफ घूर कर देखा तो शोभित ने भी उसे अपनी आंखें दिखाते हुए खा जाने वाली नजरों से घूरा। आज तुझे मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। और फिर अरमान ने भी मुस्कुराकर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं पापा, मेरे दोनों हाथ ना काम करते हैं, इसीलिए मैं अपने आप खुद ही खा लूँगा, आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अरमान भी अच्छे से जानता था कि शोभित ये बात गुस्से में कह रहा है। और फिर तभी निशी भी शोभित के पास आकर बैठती हुई बोलती है कि पापा आप मुझे खाना खिला दो, मुझे खाना है आपके हाथों से खाना। तो शोभित ने भी निशी के बालों को चूम कर बहुत प्यार से कहा कि क्यों नहीं बेटा, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से जरूर खाना खिलाऊंगा। इतना कहकर शोभित अभी निशी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और अरमान जो अभी उसे घूर कर देख कर बोलता है कि वो प्रिंसेस है और हम दोनों ही गुंडे हैं जिन्हें आप हमेशा आंखें दिखाते रहते हो, हमेशा बस गुस्सा करते रहते हो हम दोनों भाइयों पर। शोभित ने फिर से घूर कर अरमान की तरफ देखा तो शिखा फिर से बोलती है कि बस करो ना शोभित, इस बार मेरे अरमान को कुछ भी कहा ना आपने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं नहीं चाहती हूँ आप मेरे बच्चों को कुछ भी कहे। मैं कल रात से ही रोहान को संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब आप मेरे अरमान को भी ऐसे ही कर देंगे रोहान की तरह। पागल तो नहीं हो गए हैं आप? जवान बेटे हैं, जवान बेटों पर ऐसे कोई हाथ उठाता है क्या? नहीं ना, तो फिर आप क्यों उठाते हैं? तो अरमान ने भी अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा कि हाँ हाँ देख लो माँ, अभी तो रोहान का ही मूड ठीक नहीं हुआ है और मेरा खराब करने की प्लानिंग हो रही है इनके पास, ये तो बस हमेशा हमें डांटते रहते हैं माँ। तो शोभित तो अब गुस्से में अरमान को घूर घूर कर देख रहा था। फिर वो निशी को अच्छे से खाना खिलाने लगता है। तभी नीलिमा भी वहाँ पर सचदेवा हाउस के अंदर आने लगती है। नीलिमा को देखकर रोहान का गुस्सा दोगुना हो गया था और उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली थी। रोहान नीलिमा को देखकर चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है कि मिसेस सचदेवा, आप इस घर में क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो आप? मैंने मना किया था ना, आप इस घर में नहीं रहोगी, किसी से मिलने गई थी ना आप? तो नीलिमा ने भी रोहान को हैरानी से देखा और फिर वो भी दोगुने ही गुस्से से बोलती है कि तमीज भूल गए हो क्या रोहान? दादी हूँ मैं तुम्हारी, क्या तुम्हें अकल नहीं है मुझसे बात करने की? तुम्हें नहीं पता है कि दादी से कैसे बात करते हैं, या फिर दिन पर दिन अपने पाप पर ही जाते जा रहे हो तुम? तो शोभित ने भी अब नीलिमा को घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि मिसेस सचदेवा, अगर रोहान मुझ पर चला गया ना तो 2 दिन भी इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, रह नहीं पाओगी इस घर में आप। तो शुक्र मनाओ कि रोहान मुझ पर नहीं गया है, और अगर वो मुझ पर चला गया होता तो शायद आप यहाँ पर नहीं होती। फिलहाल तो रोहान के सवालों का जवाब दे दो आप। तो नीलिमा भी अब गुस्से में शोभित को ही देख रही थी और फिर उसने अजीत जी की तरफ देखा तो अजीत जी भी अब अपनी नजरें फेर लेते हैं, जैसे उसे नीलिमा से कोई मतलब ही नहीं हो, कोई लेना देना ही नहीं हो। तो रोहान ने भी फिर से कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ दादी, कहाँ से आ रही हो आप? तो नीलिमा भी अब एक एक शब्द को चबाते हुए गुस्से से बोलती है कि अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी, वहीं से आ रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? तो रोहान ने भी ताली बजाते हुए कहा कि क्या बात है, और सुबह क्यों आ गई हो आप? अभी भी आप अपने फ्रेंड के घर पर ही रुक जाती ना। दादी तुम्हारी तो उम्र भी अब इतनी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आप अपने बॉयफ्रेंड के पास में ही रह जाती, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड के पास में ही थी। तो जरा सच सच बता दीजिए कि कहाँ थी आप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? जल्दी बताइए कहाँ से आ रही हैं। शिखा रोहान को अभी डांटती उससे पहले ही शोभित ने शिखा की तरफ उंगली दिखाकर उसे कहा कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, चुपचाप बैठकर बातें सुनो। तुम्हारे सहने की वजह से ही नीलिमा जी ने इतनी हिम्मत बढ़ा ली है अपनी, और फिर उसने सचदेवा हाउस को धर्मशाला समझ लिया है, समझी? तुम कुछ नहीं बोलोगी, जब मन करता है चली जाती है और फिर जब मन करता है मुंह उठाकर इस घर में आ जाती है वो। अब इनको यहाँ पर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, बहुत
बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती सह ली है तुमने। इसीलिए रोहान के सवालों का जवाब तो अब ये देंगी। और रोहान कोई भी डिसीजन लेगा ना तो मैं भी उसके साथ हूँ, मैं रोहान के साथ उसके डिसीजन में हूँ, समझे तुम। तो शिखा भी अब शोभित को कुछ बोलती उससे पहले ही शोभित ने फिर से कहा कि बस कह दिया ना कि तुम बीच में नहीं बोलोगी तो मतलब तुम नहीं बोलोगी। तो शिखा ने भी रोहान की तरफ देखा तो रोहान फिर से बोलता है कि प्लीज माँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आखिर मुझे तो पता चले ना, आखिर मिसेस सचादेवा किसी फ्रेंड के घर पर थी या फिर सच में इस घर को ये क्या धर्मशाला समझती है क्या। जब इनका मन होता है जाती है, जब इनका मन करता है मुँह उठाकर यहाँ पर आ जाती हैं, और जब मुँह मन करता है अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है या फिर कहीं भी गुम हो जाती है ये। तो नीलिमा भी गुस्से में बोलती है कि तुम सब क्या पागल हो गए हो क्या, जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो, तुम सब मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तमीज भूल गए हो क्या सबके सब। तो रोहान भी हाथ बांध कर बोलता है कि मैं तो बस बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद पुलिस आने ही वाली है, वो आप पर डंडे भी बरसाएगी, समझी आप। ये सुनते ही नीलिमा भी हैरानी से रोहान को देखने लगती है और रोहान जो गुस्से में बोलता है कि क्या बात है दादी, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि रोहान तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हो गई हैं, एक बार पूछोगी नहीं क्या। तो नीलिमा को भी अब याद आया कि रोहान तो उसे देखकर ही ये सारी बातें बोल रहा है और रोहान को सब कुछ दिखने लगा है। तो नीलिमा भी हैरान हो गई थी कि रोहान ठीक कब हो गया, जबकि नीलिमा को तो कभी पता ही नहीं था और ना ही वो कभी चाहती थी कि रोहान ठीक हो जाए। नीलिमा भी आंखें फाड़े बस रोहान को ही देख रही थी और फिर रोहान बोलता है कि इतनी हैरानी से मत देखो दादी मुझे, क्योंकि अभी तो आपको बहुत कुछ झटके लगने बाकी हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे। और ये सुनते ही नीलिमा भी गुस्से में बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो रोहान, मुझे साफ साफ बताओ, समझे तुम। तो रोहान बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट आपकी सच्चाई सबको बताना चाहता हूँ मैं। और ये सुनते ही नीलिमा के चेहरे पर तो अब हैरानी के भाव आ गए थे और चेहरे पर पसीने आ गए थे, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था, घबराहट के मारे वो अपना सलाइवा गटकने लगी थी। रोहान ने भी फिर से कहा कि पापा आप जानते हैं मुझ पर अटैक हुआ था और बहुत बड़ा अटैक हुआ था। और ये सुनते ही शोभित ने भी गुस्से में नीलिमा की तरफ घूर कर देखा और वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि रोहान ये मत कहना कि वो अटैक इस औरत ने करवाया था तुम पर, नहीं तो मैं अभी के अभी इस औरत को जान से मार दूंगा, यहीं पर इसकी समाधि बना दूंगा मैं। और ये पहले दिन से ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन पापा की ज़रूरत थी इसीलिए मैं इस औरत को झेलता आया हूँ, मुझे ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब ये मत कहना कि इसी औरत ने तुम पर अटैक करवाया था, तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। तो रोहान ने भी शोभित की तरफ देखा और हंसकर कहा कि बिल्कुल बिल्कुल सही समझा है पापा आपने, इसी औरत ने मुझ पर अटैक करवाया था, मुझे मारना चाहती थी ये, इसी ने ही रूही को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था, इसी ने ही रूही को मजबूर किया था, रूही इसी की वजह से ही रोती रहती थी और इसने रूही को भी बहुत ज़्यादा मजबूर किया था, अंदर ही अंदर वो घुटती थी, लेकिन उसने कभी भी अपना दुख मेरे सीने पर रख कर नहीं निकाला था, छुप छुप कर वो अपने कमरे में रोती रहती थी, मुझे बचाने की कोशिश करती रहती थी, इसने मेरी रूही को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा तड़पाया है। मेरी रूही अच्छे से जानती थी कि दादी इस घर की हितैषी बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी वो एकदम से चुप रहती थी, इन्होंने ही गोली मुझ पर चलवाई थी और वो रूही को जाकर लग गई थी, रूही ने उफ तक नहीं किया था और ना ही मुझे आज तक बताया है, चुपचाप से सचादेवा हाउस छोड़कर चली गई थी और ये सब कुछ हुआ तो इनकी वजह से ही है, इन्हीं ने उसे छोटी सी जान पर इतना ज़्यादा तरस नहीं आया कि न जाने इनके मन में क्या क्या चलता रहता था और इन्होंने उसे कितना ज़्यादा परेशान किया, आखिर इन्हें बुढ़ापा में चाहिए ही क्या था, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अरमान ने जब ये सुना कि रोहान पर अटैक हुआ था और वो अटैक नीलिमा ने करवाया था तो अरमान भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो भी अपनी दादी से गुस्से में बोलता है कि दादी तुम्हें तो ये सब कुछ करते हुए शर्म भी नहीं आई क्या, तुमने मेरे भाई पर अटैक करवाया, शर्म आनी चाहिए तुमको। तभी नीलिमा गुस्से से चिल्लाती है भाई, कौन सा भाई। इससे आगे अभी नीलिमा कुछ और कहती उससे पहले ही रोहान बोलता है कि दादी अब जितना भी चिल्लाना है ना तुमको पुलिस स्टेशन में जाकर चिल्लाना, यहाँ सचादेवा हाउस में नहीं। और तभी सचादेवा हाउस में कुछ पुलिस वाले एंटर हो जाते हैं, पुलिस वालों को देखकर रोहान बोलता है कि यही है नीलिमा, अरेस्ट कर लीजिए इसे, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सचादेवा हाउस में एक पल भी रुके। उनमें से दो लेडीज कांस्टेबल नीलिमा को हथकड़ी पहनाने लगती हैं तो नीलिमा गुस्से से चिल्लाई कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो रोहान, बहुत गलत कर रहे हो तुम। तो रोहान बोलता है कि अब जो भी सफाई देनी है ना दादी अदालत में दे देना जाकर, आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा सबूत है मेरे पास और वो सबूत मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में भी सबमिट करवा दिए हैं, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं एक सक्सेसफुल लॉयर को हायर करूंगा जो आपको इस केस से कभी भी बाहर नहीं आने देगा, आपकी जितनी भी ज़िंदगी बची है ना आपको वो ज़िंदगी
जेल में ही बितानी होगी और आपके किए की सजा आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत झेला है मेरी माँ ने आपका गुस्सा, बहुत झेल लिया है रूही ने तुम्हारा गुस्सा, अब तुम पुलिस वालों का गुस्सा झेलोगी और उनकी पिटाई झेलोगी, समझी तुम। मुझे तो ये कहते हुए भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि दादाजी आपको ज़रूरत के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। अरे आप तो किसी की ज़रूरत पूरी करने के लायक भी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में ऐसी औरत रहे, समझी आप जैसी घटिया औरत तो इस दुनिया में ही नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इतना सब कुछ अम्बेड आपने किसके लिए किया है, किसके लिए ये सब कुछ किया है। आपकी तो कोई औलाद भी नहीं है। तो कांस्टेबल अभी नीलिमा को खींच कर वहाँ से ले जा रहे थे और नीलिमा जो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, छोड़ दो मुझे। अभी तभी एक कांस्टेबल ने भी खींचकर नीलिमा को एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा कि वो तो पुलिस स्टेशन में जाकर पता चलेगा कि तुमने कुछ किया है या फिर नहीं किया है। जब 3rd डिग्री का डॉक्टर मिलेगा ना तुम्हें तो तोते की तरह सब कुछ बोल दोगी। अभी यहाँ पर जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आती है अपने ही पोते पर अटैक करवाते हुए। और फिर तभी नीलिमा भी गुस्से से चिल्लाती है कि मेरा पोता नहीं है रोहान। अरे रोहान तो नीलिमा ने भी फिर से इतना ही कहा था कि तभी रोहान ने भी कांस्टेबल को इशारा किया और कांस्टेबल ने भी एक और चाटा नीलिमा के गाल पर जड़ दिया और फिर गुस्से से अपनी आंखें दिखाकर उसे डराने लगी। तो रोहान अभी नहीं चाहता था कि नीलिमा यहाँ पर किसी भी बात का कोई भी जिक्र कर दे और इसीलिए उसने नीलिमा का हमेशा हमेशा के लिए इंतजाम कर दिया था। ना वो पुलिस स्टेशन से निकलेगी और ना ही किसी को कोई राज पता चलेगा। नीलिमा अरेस्ट हो गई थी और अब उसका केस खुद ही रोहान हैंडल करता और फिर रोहान तो अपने पापा पर ही गया था, जो भी करता था बिल्कुल जड़ से साफ करता था, इसीलिए उसने ये सारी प्लानिंग करी थी। अब तो नीलिमा कभी भी जेल से बाहर नहीं आती। तो रोहान अभी अजीत जी के पास जाकर पंजों के बल बैठता हुआ बोलता है कि दादाजी मैंने सही किया है ना, बोलिए आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना। तो अजीत ने भी हल्की से हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर अपनी पलकें झपका दी थी, जैसे वो सच में कहना चाहते हो कि हाँ बेटा रोहान तुमने जो भी किया है ना बिल्कुल सही किया है, इस औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखा जाए तो अजीत जी भी नीलिमा के षड्यंत्र से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। रोहान ने भी फिर से अपनी फैमिली को देखकर फिर से कहा कि आज से हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा होगा, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं रूही से शादी करूंगा और फिर अरमान जो अंशिका से शादी करेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे, सब कुछ ठीक होगा। ये कहते कहते रोहान के दिमाग में वो आवाज़ फिर से गूंजने लगती है कि रोहान तो रुद्राक्ष प्रताप सिंह का बेटा है, सचदेवा फैमिली का नहीं। लेकिन रोहान ने वो बात कहीं ना कहीं दबा ली थी और फिर से अपनी फैमिली को देखकर कहा कि तो चलो शादी की तैयारियां करते हैं। तो शिखा भी अब मुस्कुराते हुए बोलती है कि अच्छा जी शादी की तो बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही है, ऐसा क्यों, बहुत ज़्यादा जल्दी है तुम्हें, ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद माँ को भूल जाएगा तो रोहान अभी 2 कदम आगे आया और फिर उसने शिखा को अपने गले लगाकर थोड़ा सा इमोशनल होकर कहा कि आपको तो कभी भी नहीं भूलूंगा मैं, कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं आपको, समझी आप। तभी अरमान भी अब चुटकी लेता हुआ बोलता है कि अच्छा भाई लेकिन मुझे तो ना अपने ससुर जी को पहले पटाना होगा, पता नहीं वो कैसे पटेंगे, तभी मेरी शादी होगी झांसी की रानी से। तो रोहान बोलता है कि पट जाएंगे, मैं हूँ ना, नहीं पटेंगे तो अंशिका का किडनैप कर लेंगे, यही तो डिसाइड किया था ना हमने। और ये कहकर पूरी सचदेवा फैमिली फिर से हंसने लगती है और फिर फाइनली सचदेवा फैमिली में से एक दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए चला गया था और शायद अब सचदेवा फैमिली सच में बहुत खुश रहने वाली थी, अब उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। इधर दूसरी तरफ धैर्य जो अभी भी क्लासरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था और फिर तभी सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर आने लगते हैं और धानी भी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसने जैसे ही धैर्य को वहां पर देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से बड़ी हो गई थी और दिल में एक सुकून आ गया था। धानी भागते हुए धैर्य के पास आ गई थी तो धानी भी धैर्य को गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो धैर्य से बहुत ज्यादा डरती थी, कहीं धैर्य उसे बहुत ज्यादा डांट न दे। और फिर तभी धैर्य ने भी अपनी बाहें फैला दी और फिर धानी एकदम से खुश होकर धैर्य के गले लग जाती है, दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। धानी बोलती है कि आप गए नहीं, तो धैर्य ने कहा कि तुमने ही तो कहा था ना कि मत जाओ, इसीलिए यहीं पर खड़ा रहा। तो धानी खुश होकर बोलती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो धैर्य ने भी अब धानी के बालों को चूम कर फिर से प्यार से कहा कि अच्छा आज तो तुम्हारा एक ही लेक्चर था ना, वो हो गया, बाकी के लेक्चर कल होंगे, तो चलो घर चलते हैं। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर धैर्य ने भी धानी की कलाई को पकड़ा और फिर उसे खींचता हुआ कॉलेज से बाहर लेकर जाने लगा। और फिर तभी एक बास्केटबॉल आकर धानी की कमर पर लग जाती है और वो बॉल किसी ने इतनी जोर से लगाई थी कि जैसे धानी की चीख निकल गई थी और फिर धैर्य वो एकदम
एकदम से पैनिक हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी सांसें एकदम से रुक गई हो। तो उसने भी अब धानी को पकड़कर अपने सीने से लगाया और फिर उसकी कमर को हल्का हल्का सा रब करते हुए बोलता है कि जोर से लगी है क्या चूहिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई, लाओ देखो दिखाओ मुझे। तो धानी को सच में अभी बहुत जोर से वो बास्केटबॉल लग गई थी और वो रोते रोते बोलती है कि हाँ बहुत जोर से लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी धैर्य ने भी देखा तो दो लड़के वहां पर आ गए थे। उनमें से एक लड़का तो संकल्प का क्लासमेट भी था और जिसकी संकल्प से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। धैर्य ने उस लड़के को घूर कर देखा और फिर चुटकी बजाते हुए कहा कि तू संकल्प की क्लास में था ना, तो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो लड़का बोलता है कि तो था तो रिश्तेदार मत जोड़, यहाँ पर बॉल लेने के लिए आया हूँ मैं, समझे, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो धैर्य ने भी धानी की दोनों बाजू पकड़कर उसे एक पेड़ के नीचे बनी हुई मुंडेर पर बैठाते हुए कहा कि तुमने फाइटिंग देखी है क्या। तो धानी ने भी हाँ ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं। तो धैर्य बोलता है कि चलो आज तुम्हें लाइव फाइटिंग दिखा देता हूँ मैं। तो धानी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर धैर्य उससे क्या बोल रहा है। वो तो बस अपनी नम आंखों से धैर्य को ही देख रही थी क्योंकि उसे सच में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। उसे सच में इतनी तेज लग गई थी कि जिस वजह से उसकी आंखें भी गीली हो गई थी। तो धैर्य ने भी अब धानी की आंखों से आए हुए आंसू को साफ करते हुए प्यार से कहा कि आप चुप हो जाओ ना चूहिया प्लीज, देखो तुम्हें एंटरटेन करने के लिए अब मैं इन सब की हड्डियां तोड़ूंगा और फिर तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब तो खुश हो ना तुम, बस गिनना कि मैंने इन लोगों को कितने पंच मारे हैं। तो धानी भी हैरानी से धैर्य को ही देख रही थी और फिर धैर्य जो धानी के गालों को थपथपा कर वहां से खड़ा होकर सीधा उन लड़कों की तरफ जाने लगा। धैर्य उन लड़कों के सामने आ गया और फिर अपनी बाजुओं को फोल्ड करता हुआ थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि देख कर नहीं खेल सकते हो क्या, लड़की को लग जाती तो, अभी उसको इतनी चोट लग जाती तो क्या करते। एक लड़का बोलता है कि अगर लग जाती तो लग जाती, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये लड़की भी तो देखकर चल सकती थी ना, ये अपनी रास्ता खुद ही ठीक कर सकती थी, लग जाती तो मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है, अगर इसे लग जाती तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। और ये सुनते ही धैर्य ने एक पंच बनाकर उस लड़के के मुंह पर मार दिया और फिर उस लड़के का मुंह तो एकदम से टेढ़ा होकर जहां से खून निकलने लगा था। दूसरा लड़का धैर्य को मारने लगा तो धैर्य ने भी उसका हाथ भी वहीं पर पकड़ लिया और फिर घुमाकर लात उसके मुंह पर जड़ दी थी। लड़का भी जाकर जमीन पर गिर पड़ता है और देखते ही देखते धैर्य ने उन दोनों लड़कों को तसल्ली से बहुत ज्यादा पीट दिया था, इतना पीट दिया था कि वो पूरी तरह से अधमरा हो गए थे। फिर हाथ झाड़कर बोलता है कि आज के बाद ढंग से खेलना, समझे तुम। अगर मैंने सुन भी लिया ना कि तुमने कॉलेज में किसी भी लड़की को बॉल मारी है या फिर तुमने किसी भी लड़की को जरा सा भी परेशान किया है, तो सच कहता हूँ अब तो शायद तुम लोग ठीक भी हो जाओगे। अगली बार जब तोड़ूंगा ना तो ठीक भी होने के लायक भी नहीं बचोगे, समझे तुम। तो आइंदा से भूल कर भी ये मत भूलना कि तुम्हें कायदे से खेलना है। तो धैर्य भी फिर से धानी की कलाई पकड़कर उसे कॉलेज से बाहर लेकर आ गया था। धैर्य ने भी धानी को अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ही राठौड़ हाउस वापस आ गए थे। धानी अभी भी धैर्य को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। तो धानी अभी धैर्य की तरफ देखकर बोलती है कि मैं कमरे में जाऊं क्या। तो धैर्य बोलता है कि हाँ हाँ जाओ, तुम बिल्कुल जाओ, और हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूंगा, तो तुम जल्दी से आ जाना और खाना खा लेना, ओके। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। धानी अपने कमरे में आ जाती है तो धानी ने भी सबसे पहले अपनी कुर्ती उतारी और फिर मिरर में जाकर अपनी कमर को देखने लगती है। बॉल लगने की वजह से धानी की कमर में नीले नीले रंग का निशान पड़ गया था, एक बड़ा सा निशान धानी की कमर पर पड़ा हुआ था। धानी ने भी अपना हाथ उस नीले निशान पर लगाया और फिर अचानक ही उसे दर्द महसूस हो गया था। धानी को सच में वो बॉल बहुत तेज से लगी थी जिसकी वजह से धानी की कमर पर हल्की हल्की स्वेलिंग आ गई थी। धानी की आंखों में पानी आ गया था। तभी धैर्य अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बिना सोचे समझे ही उसके कमरे में आ जाता है। तो धैर्य बोलता है कि धानी तुम पास था। धैर्य ने भी इतना ही कहा था कि तभी वो धानी को ऐसे देखकर एकदम से जम गया था और उसकी आंखें तो जैसे बाहर ही आ गई थी। धानी ने भी धैर्य को ऐसे अपने कमरे में आते हुए देखा तो उसकी तो एकदम से चीख निकल गई थी और अगले ही पल धैर्य भी पलट गया और फिर उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे होगी, मेरा मतलब है कि तुमने कपड़े नहीं पहने होंगे और मैं गलती से बिना पूछे और बिना देखे ही इस कमरे में घुस आया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मतलब आई एम सॉरी। धैर्य भी हकलाती हुई आवाज में उससे माफी मांग रहा था और तभी धैर्य का ध्यान गया कि धानी की कमर पर नीले रंग का निशान पड़ा है जो कि बहुत बड़ा सा है। धैर्य को भी समझते देर नहीं लगी कि धानी अभी मिरर में अपनी कमर को ही देख रही थी और शायद उसे अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वहीं धानी तो अब एकदम से डर गई थी, उसने भी जल्दी से अपना कुर्ती को उठाया और फिर बाथरूम में जाकर भाग जाती है। धैर्य ने भी जैसे ही बाथरूम का गेट बंद होने की आवाज सुनी
होने, तो उसने भी पलट कर मिरर को देखा और फिर बाथरूम के पास जाकर गेट को खटखटाता हुआ बोलती है कि धानी, धानी कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से कपड़े पहनो और अभी के अभी बाहर आओ। तो धानी ने भी अब कपड़े तो पहन ही लिए थे, लेकिन बाहर आने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसे अब धैर्य से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे नहीं पता था कि धैर्य कैसे रिएक्ट करेगा, शायद गुस्सा करेगा या फिर उससे कोई प्यार से बात करेगा। वो उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। हालांकि धैर्य सुबह से ही धानी के साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, फिर भी धानी को धैर्य से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो धैर्य ने भी फिर से गेट को खटखटाते हुए कहा कि धानी, सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें? मैं कह रहा हूँ ना बाहर आओ, तो जल्दी बस बाहर आओ। चूहिया, बाहर आओ, कुछ कह रहा हूँ मैं, अभी के अभी बाहर आओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो धानी ने भी फिर से धीरे से गेट को खोला और फिर अपना सिर झुकाकर बाहर आ जाती है। तो धैर्य भी धानी की कलाई को पकड़ता है और फिर उसे बेड के पास लेकर आ जाता है। तो धैर्य ने भी धानी को देखकर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि बेड पर उल्टी लेट जाओ, अभी के अभी। धैर्य इतना बोलकर खुद कबर्ड के पास चला जाता है और फिर वहां से एक क्रीम निकाल कर ले आता है। तब तक धानी अभी ऐसे ही बुत बनकर वहीं पर खड़ी रहती है। उसे तो अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि धैर्य उसके साथ अब क्या करने वाला है। तो धैर्य बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने तुमसे कुछ कहा है, मैंने कहा ना कि चलो आप बेड पर उल्टी लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर पर दवाई लगा देता हूँ, तुम्हें पेन हो रहा है ना? तो धैर्य की बात सुनकर धानी अब थोड़ा सा घबराहट फील करने लगती है। उसे घबराहट महसूस हो रही थी। धानी ने नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद ही लगा लूंगी। तो धैर्य बोलता है कि हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम कितना ज़्यादा ठीक हो, समझी तुम। चलो अब चुपचाप से जो कह रहा हूँ वो करो, चुपचाप से बेड पर उल्टी लेट जाओ। धानी डरते हुए चुपचाप से बेड पर लेट गई और फिर तभी धैर्य ने भी धानी की कुर्ती को थोड़ा सा ऊपर किया और फिर धैर्य ने धानी के निशान को जैसे ही छुआ तो धानी की घबराहट एकदम से बढ़ गई थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग रही थी। धैर्य ने भी धानी के घाव को हल्का हल्का सा फैलाते हुए कहा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, बस तुम्हारी चोट पर हल्की सी दवाई लगा रहा हूँ, समझी तुम चुपचाप से लेटी रहो, जल्दी ठीक हो जाएगा अगर मैं इसे पे दवा लगा दूंगा। तो धैर्य ने भी धीरे धीरे धानी की कमर पर हल्के हल्के हाथों से दवा लगा दी थी। निशान वाकई में बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज्यादा गहरा था। धैर्य को भी समझ में आ रहा था कि बॉल सच में बहुत ही ज्यादा जोर से लगी थी और शायद इसीलिए धानी की आंखों में पानी आ गया था। धैर्य ने धानी की कमर पर अच्छे से दवा लगाकर उसकी कुर्ती को नीचे कर दिया और फिर धानी से कहा कि अब धीरे से सीधी लेट जाओ तुम। तो धानी भी धीरे धीरे करके सीधे लेट गई थी। धैर्य ने भी धानी को हल्का सा ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ, और हाँ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ ना, तुम मुझे यहीं पर आराम करती हुई ही मिलना, समझी तुम। तो धानी अभी कुछ भी नहीं बोलती है और धैर्य जो कमरे से बाहर चला गया था और फिर थोड़ी देर के बाद धानी के लिए भी पास्ता बनाकर वो ले आता है। तो धैर्य बोलता है कि चलो अब धीरे से उठ जाओ और पास्ता खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें। तो धानी ने भी आज से पहले कभी भी पास्ता देखा तक नहीं था और ना ही कभी उसने खाया था। उसने आज पहली बार पास्ता देख भी लिया था, नहीं तो आज से पहले उसने उसका नाम तक नहीं सुना था। धानी पास्ता को ही देखती रहती है। तो धैर्य को भी अब समझते देर नहीं लगी कि शायद धानी ने इसे पहले कभी भी नहीं देखा है और ना ही इसने शायद कभी खाया है। और अनाथ आश्रम में ऐसी डिशेस बनती भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर तो बस आम रोटी दाल ही मिलती थी, वहाँ तो सिंपल सा ही खाना बनता है। तो धैर्य ने भी धानी को उठाने में थोड़ी सी हेल्प की और फिर अपने ही हाथों से उसे पास्ता खिलाने लगता है। तो धानी भी अब धैर्य के हाथों से पास्ता खा रही थी और धानी को सच में पास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा पास्ता खाने के बाद धानी बोलती है कि बस मेरा पेट भर गया है, अब मुझे नहीं खाना है। तो धैर्य अभी बोलता है कि अच्छा, तुम देखने में ही नहीं सिर्फ चूहिया, तुम्हारा पेट भी चूहिया जितना ही है, जरा सा खाती हो और पेट भर जाता है तुम्हारा, ऐसे कैसे तो कर सकती है तुम। ये सुनकर धानी थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। फिर धैर्य धानी की मुस्कुराहट में ही खो गया था और वो उसे अपनी कातिल नज़रों से घूरने लगा। धानी जब मुस्कुराती थी तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती थी, बहुत ही प्यारी लगती थी। धैर्य बोलता है कि चलो अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तो धैर्य ने भी अब बाउल वहीं पर रखे एक टेबल पर रख दिया और फिर धैर्य के कहने के अनुसार ही धानी फिर से लेट जाती है और फिर धैर्य ने धानी के पास बेड पर बैठकर फोन चलाने लगता है। तो दोपहर का ही वक्त था। धानी तो आराम से सो चुकी थी। धीरे धीरे करके धैर्य भी अब थकने लगा था। उसने भी अपना मोबाइल चलाते चलाते अपना सिर पकड़ लिया था, उसकी आंखें भी भारी होने लगी थी। धैर्य ज्यादा न सोचते हुए भी अपने पैर धानी के बेड पर ही फैला देता है और फिर वहीं धानी के पास में ही लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद धैर्य की भी आंखें लग जाती हैं और दोनों ही एक बेड पर सो
गए थे। इधर दूसरी तरफ जिया के घर में भी एक खुशियां का माहौल था। सब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। आखिरकार दोनों ही बेटियां घर वापस जो आ गई थी और उनकी खुशियां भी वापस आ गई थी। दक्ष भी अपनी दोनों ही बहनों के साथ अपने घर के छोटे से गार्डन में झूले पे बैठा हुआ था। दक्ष भी सच में बहुत ज्यादा खुश था। दक्ष बीच में बैठा था, रूही और नियति उसके आसपास बैठी हुई थी। तीनों ही भाई बहन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और झूला झूल रहे थे। दक्ष ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी बड़ी माँ की मुस्कुराहट वापस जो आ गई थी। हमेशा जिया को उसने परेशान ही देखा है, लेकिन आज बहुत ज्यादा खुश देखा था। तभी दक्ष का फोन वाइब्रेट होता है। दक्ष ने फोन देखकर कहा कि ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था, हमें टिया को भी तो निव्यांश की जिंदगी से निकालना है। हम लोग तो भूल ही गए थे कि टिया नाम का कांटा अभी भी जिंदगी में फंसा हुआ है। इतना कहकर दक्ष ने नियति को देखा तो नियति के गाल भी हल्के हल्के से लाल हो गए थे। नियति बोलती है कि मैं अंदर जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। तो नियति अभी जैसे ही अंदर जाने को हुई तभी रूही ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और बोलती है कि बैठो ना, अभी तो भाई ने तुम्हें छेड़ना शुरू भी नहीं किया है और तुम्हें तो अभी से ही शर्म आने लगी। तुम तो अभी से ही मैदान छोड़कर भागने लगी। ये तो बहुत ही गलत बात है। अभी तो तुम्हें हम दोनों की ही बात सुननी है ना। तो नियति ने भी पलट कर अभी रूही को देखकर कहा कि शर्म नहीं आती है क्या तुझे? तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, शर्म क्यों आएगी मुझे भला, इसमें कैसे शर्म? कितने दिनों के बाद तो हम तीनों ही भाई बहन एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ इतनी सारी खुशियां आई हैं। अभी तो हम एक दूसरे के सीक्रेट्स भी अच्छे से जानेंगे और एक दूसरे से बातें भी करेंगे, एक दूसरे के सीक्रेट्स छुपाएंगे, है ना भाई? सच कहा ना मैंने? तो दक्ष ने भी बड़ी ही सी स्माइल के साथ कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा है। और तभी रूही ने भी मुस्कुरा कर कहा कि नियति, तुम्हें पता है भाई की भी एक गर्लफ्रेंड है जिससे भाई सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सुनते ही दक्ष की मुस्कुराहट तो एकदम से गायब हो गई थी। उसने भी रूही के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहा कि चुप हो जाओ ना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो रूही ने भी अब दक्ष का हाथ हटाकर कहा कि बकवास बकवास थोड़ी ना कर रही हूँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको याद नहीं है क्या, आपके बर्थडे पर एक लड़की आई थी और क्या नाम था उसका? हाँ हाँ याद आ गया, दिया। दिया नाम था उस लड़की का। और फिर आपने मुझे कहा था ना कि दिया मेरी भाभी हो, भाभी बनने वाली है। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ ये? तो दिया भाभी ही तो है ना मेरी। और ये सुनते ही नियति भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और फिर दक्ष को देखने लगी। फिर वापस से बैठकर बोलती है कि हाँ रूही, चलो अब हम सीक्रेट्स शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो दक्ष तो अभी अपने दोनों ही बहनों के बीच में फंस चुका था। पहले नियति भाग रही थी और अब दक्ष वहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि दक्ष अब उन दोनों बहनों के सवालों का जवाब क्या देता उसे भी नहीं पता था। लेकिन दोनों ही बहनों ने दक्ष को वहाँ से भागने नहीं दिया, बल्कि नियति ने तो अब उसकी बाजू पकड़कर कसकर उसे वहीं पर बैठाते हुए कहा कि बस भैया बहुत हुआ है अब तुम्हारा, आप जल्दी से बताओ कौन है और कहाँ पर है और शादी कब करोगे, कब मिलवाओगे हमें भाभी से, माँ पापा को कब बताओगे, सीरियस हो या फिर ऐसे ही? न जाने उसने क्या क्या पूछ डाला था, मुझे ना सब कुछ जानना है, बताओ जल्दी। तो दक्ष भी मुस्कुराता हुआ बोलता है कि इतने सारे सवाल एक साथ कैसे बताऊँ? बताता हूँ, आराम से धैर्य रखो थोड़ा। पहले मैं तुम्हारी शादी करूँगा, फिर मैं रूही की शादी करूँगा और फिर कहीं जाकर मेरी शादी होगी, समझे तुम दोनों? तो नियति बोलती है कि भैया प्लीज़ बातों को घुमाओ मत, जल्दी से बताओ। आप अच्छे से जानते हो ना कि आप मेरे सामने निव्यांश का नाम लोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। प्लीज़ जल्दी से बताओ, अब मुझे जानना है कौन है वो लड़की, जल्दी बताओ। दिखने में कैसी है हमारी भाभी? मुझे भी मिलना है अपनी भाभी से। तो दक्ष ने अभी फिर से कहा कि यार दिया नाम है उस लड़की का, रूही मिल चुकी है उसे, मेरी बर्थडे पार्टी पे आई थी तब मैंने उसे बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर बुलाया था, नहीं तो वो कहीं भी बाहर नहीं जाती है और खासकर मेरे बुलाने से तो वो कहीं भी नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से आई थी मेरे बर्थडे पार्टी पर। उसके बाद दक्ष ने अपने और दिया के बारे में सब कुछ नियति को सारा सच बता दिया था कि वो कब से दिया से प्यार करता है और उसका प्यार सिर्फ वन साइडेड है। दक्ष खड़ा होकर बोलता है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ, माँ पापा पूछते तो कह देना कि बहुत जरूरी काम से गया हूँ, ओके? और हाँ कृपया करके माँ पापा को मेरे और दिया के बारे में तो कुछ भी मत बता देना, नहीं तो तुम्हारे भाई को इस घर में कोई भी जगह नहीं देगा, क्योंकि मैं अभी दिया को मना नहीं पाया हूँ ना, इसीलिए जब वो मान जाएगी ना तब मैं खुद ही आकर माँ पापा को बता दूंगा, ठीक है? तब तक तुम दोनों मत बताना। तो दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर दक्ष अपनी बाइक उठाता है और सीधा वहाँ से बाहर की तरफ चला गया था। इधर दूसरी तरफ धैर्य की आंखें जब खुलती हैं तो उसने अभी अपने हाथ में दर्द महसूस किया था। धैर्य ने चेहरा घुमाकर देखा तो धानी ने उसकी बाजू पर अपना सिर रखा हुआ था और अभी भी आराम से सो रही थी और फिर धैर्य की भी शर्ट को कसकर उसने पकड़ा हुआ था।
धैर्य अभी थोड़ी देर तक तो अभिधानी की मासूम की चेहरे में खो चुका था। उसके मासूम से चेहरे को ही निहारता रहता है और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक ही धैर्य की आंखें बड़ी हो गई थी तो धैर्य अभी मन ही मन खुद से बोलता है कि मैं दिन पर दिन इतनी बेवकूफ़ी कैसे हो सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं इतनी बेवकूफ़ी। कल रात छत पर इसके साथ सो गया था और अब दोपहर को भी इसके पास में ही यहाँ पर इसके साथ सो गया। क्या सोचेगी ये मेरे बारे में, कितना गलत समझेगी मेरे बारे में यार। एक तरफ तो मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और फिर दूसरी तरफ मेरे चिपक कर इसको सुला भी लेता हूँ, उठ जाता हूँ, नहीं तो जागेगी तो बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करेगी। तभी धैर्य का भी फ़ोन वाइब्रेट होता है तो धैर्य ने भी फ़ोन को देखा तो वो फ़ोन अभी निव्यांश का था, जिस पे अभी निव्यांश का मैसेज आया था। तो धैर्य ने भी निव्यांश को रिप्लाई किया और फिर धीरे से धानी के पास से उठ गया। धैर्य अभी बेड से उतरकर दूसरी तरफ चला गया था और उसने धानी के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे से कर दिया और फिर उसके माथे को हल्का सा चूम लिया था। धैर्य को ना जाने क्यों अब धानी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही थी। धैर्य के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। धैर्य को पता भी नहीं चला कि धानी उसके दिल में घर बना कर बैठी हुई है। वो कहीं ना कहीं धानी को पसंद करने लगा है। तो धैर्य ने भी अब एक पेपर पेन लेकर धानी के लिए कुछ नोट छोड़ दिया और फिर वहीं टेबल पर रख कर चला गया। करीब 2 घंटे के बाद बंदरों की टुकड़ी टिया के फ्लैट के बाहर आकर खड़ी हुई थी। संकल्प बोलता है कि फ्लैट को देखना ही है या फिर अंदर भी चलना है। यहाँ पर बुत बनकर खड़े होने से कोई भी काम नहीं बनेगा, समझे, अंदर तो चलना ही होगा। तभी निव्यांश ने भी अपनी जेब में से फ्लैट की चाबी निकाली और फिर लॉक खोलकर अंदर की तरफ चला गया। तो सब अभी फ्लैट के अंदर चले गए थे। बंदरों की टुकड़ी ने भी अब फ्लैट की हालत देखी तो सच में बहुत ही ज्यादा बदतर हो रखी थी। सच में वो फ्लैट एक कूड़े कबाड़ जैसा फैला हुआ था। टेबल पर बियर की बोतलें रखी हुई थी, इधर उधर ग्लास लुढ़के पुड़के से पड़े हुए थे। संकल्प अभी फ्लैट को देखकर बोलता है कि सही में छोटे पैंथर भाई तू तो फंस ही गया था। कैसे आइटम तेरे गले में पड़ा हुआ था, आइटम बॉम्ब था बिल्कुल। पागल है क्या एकदम तेरी ये बीबी। निव्यांश ने बोला कि अब जल्दी से इस आइटम को मेरी जिंदगी से रफा दफा करो, समझे तुम लोग। मैं ना स्नो वाइट को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाऊंगा। मुझे इस टिया जैसी चुड़ैल से जल्द ही छुटकारा चाहिए। तो निर्भय बोलता है कि चल दक्ष कैमरे को फिट करते हैं। तो बंदरों की टुकड़ी ने भी मिलकर उस फ्लैट के कोने कोने में कैमरे फिट कर दिए थे ताकि टिया की हर एक करतूतों को वो कैप्चर कर सके। पांचों का प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल था कि वो फ्लैट में कैमरे लगाएंगे। टिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लैट में अभी जब भी टाइम स्पेंड करेगी और वो सारी क्लिप्स को उसके बाप को दिखा देंगे और फिर ये सारे इसी चीज़ों पर बेस करके उससे डाइवोर्स भी ले लेंगे और फिर ये केस सिंपल भी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा और फिर निव्यांश को आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा टिया जैसी गंदी और घटिया लड़की से। तो कैमरे फिट करने के बाद धैर्य बोलता है कि चलो भाई कैमरे तो फिट हो गए हैं आराम से, अब देखते हैं कि चुड़ैल बहू रानी यहाँ पर कब आती हैं और कब अपने कारनामे इस कैमरे में फिट करवाती हैं, और है ना। तो निव्यांश बोलता है कि आना तो पड़ेगा ही इसे, क्योंकि मैं अब इस केस को बहुत ही ज़्यादा नहीं खींच सकता हूँ, मुझे इससे जल्द ही छुटकारा चाहिए। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था ना, अब उसे भी पता चलेगा कि उसकी सती सावित्री बेटी कैसी है, कैसे कैसे गुण खिलाती है वो। ये सब करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही ना यार, इतना भाई शरीफ नहीं हूँ मैं। मुझे ना उससे छुटकारा चाहिए, उसे बचाने के चक्कर में मैं खुद के घर में आग लगा लूँ क्या, मुझसे नहीं होगा अब। तो निव्यांश की ये बातें बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा था और अब तभी दक्ष ने भी निव्यांश के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि यार तू टेंशन मत ले, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा है, हम है ना तेरे साथ, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलकर तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बंदरों की टुकड़ी भी जल्दी से वहाँ से निकल गई थी। बंदरों की टुकड़ी अभी उस अपार्टमेंट की पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठ गई थी। तो निव्यांश ने भी अपने लैपटॉप से अब उन कैमरों को कनेक्ट करा हुआ था और वो सब लैपटॉप खोलकर अपने अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठे हुए थे कि कब टिया आएगी और फिर उसकी सारी करतूतें उसके लैपटॉप में दिखेंगी। और दोपहर से रात हो गई थी लेकिन टिया अभी तक फ्लैट में नहीं आई थी। तो संकल्प बोलता है कि यार यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे भी कैमरे तेरे लैपटॉप
से कनेक्ट कर दिए हैं ना हमने, ये ऑटोमेटिकली ही तेरे लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से। अभी तक चुड़ैल भाभी नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी, आज नहीं तो कल वो यहाँ पर आ ही जाएगी। ऐसे परेशान होकर यहाँ इसका इंतजार नहीं करते हैं। सबको संकल्प की बात बिल्कुल सही लग रही थी और फिर धैर्य ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर बंदरों की टुकड़ी वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब सब ने सोच लिया था कि टिया की करतूतें खुद ही कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में वानर सेना जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हुई थी और तभी शोभित रोहान और अरमान को लेकर उस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हो जाता है। तो नील ने भी शोभित को देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा कि आओ 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 शोभित, बहुत ज़्यादा लेट हो गई यार, हम कब से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो शोभित अभी कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि शोभित, बिजनेस का पहला रूल ये होता है कि टाइम की कदर करो, टाइम से ही आना चाहिए हमें, नहीं तो हमें कभी भी बिजनेस में कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। शोभित भी चेयर पर बैठा हुआ था और बोलता है कि मैं तो टाइम से ही आ रहा था, लेकिन क्या करूं, ये है ना मेरे दो नालायक बेटे, इनकी वजह से लेट हो गया यार, मैं तो टाइम से पहले ही निकल चुका था। तो रुद्र ने भी अरमान की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और फिर कहा, अरमान तो मुझे लगता है कि नालायक है, लेकिन रोहान को देखकर नहीं लगता है कि ये नालायक है, मुझे लगता है कि रोहान सच में बहुत ही ईमानदार और अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बल्कि मुझे लगता है कि रोहान तो तुम्हारा समझदार बेटा है। शोभित ने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर हंसकर कहा कि अरे नहीं नहीं रुद्र भैया, नालायक तो ये मेरे दोनों ही बेटे हैं, एक भी समझदार नहीं है इनमें से। शोभित की बात सुनकर वानर सेना भी हंसने लगती है और फिर तभी नील बोलता है कि नहीं शोभित, ऐसे नहीं कहते हैं, मेरे ना दोनों ही बेटे अच्छे हैं, तुम्हारे दोनों ही बेटे बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तभी तो जब तुम यहाँ पर नहीं थे ना तब दोनों ने मिलकर सचादेवा इंडस्ट्रीज को कितने अच्छे से संभाल लिया था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा शिकायत है, तुम्हें अपने बच्चों में कोई भी काबिलियत नज़र नहीं आती है, लेकिन इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल और समझदार हैं। नील तो था ही ऐसा, हमेशा ही समझदारों वाली ही बातें करता था। नील से कोई अगर 2 बार भी बातें कर लेता तो शायद उसका फैन ही हो जाता। नील कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं कर पाता था और यही हालत रोहान और अरमान की भी थी। अरमान अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर सीधा जाकर नील को गले लगाकर मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ हाँ बड़े पापा, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, हम दोनों भाई तो बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं और समझदार भी हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे से अपने बिजनेस को भी संभालते हैं। तो नील ने भी अरमान की कमर को हल्का सा रब करते हुए धीरे से उसके कान में कहा कि यार मुझे पटाने से बिल्कुल भी कोई काम नहीं चलेगा, तेरे ससुर के सामने मेरी भी नहीं चलती है, समझा तू। तो सीधा सीधा अर्जुन को निशाना मछली की आंख पे ही लगाना पड़ेगा, फिर वो तो तुझे अब तय करना है तू अपने ससुर को कैसे पटाएगा। तो अरमान भी धीरे से बोलता है कि आपका भाई इतना अकड़ू क्यों है, आप इतने अच्छे हैं मगर आपका भाई इतना ज़्यादा रूड क्यों है। नील बोलता है कि अरे अब तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा शरीफ हो गया है, वरना पहले एपिसोड में देखता कितना डेंजरस था ये, समझा तू। तो अरमान अभी नील से थोड़ा सा दूर होकर थोड़ा सा मुंह बनाने लगता है और फिर नील को तो एकदम से हंसी आ गई थी। नील धीरे धीरे हंस रहा था अरमान को देखकर। रुद्र ने भी फिर से सबको देखकर कहा कि मीटिंग स्टार्ट करें। तो अरमान बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल करते हैं ना मीटिंग को स्टार्ट। थोड़ी देर में ही वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और दोनों ही कंपनी एक साथ कुछ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली थी और इसी सिलसिले में वो सब एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे और मीटिंग प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद कुछ पेपर्स साइन हुए और फिर दोनों ही कंपनियों के बीच में कुछ डील हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद शोभित ने नील और रुद्र से हैंड शेक किया और फिर अपने बच्चों को लेकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। बाहर आकर रोहान ने अरमान से कहा कि क्या कहा बड़े पापा ने तुझसे। तो अरमान बोलता है यही कि मुझे ना डायरेक्ट अपने ससुर को ही पटाना होगा, उन्हें पटाने से काम नहीं चलेगा। अब क्या करूं यार, ससुर जी तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे अभी के अभी खा जाएंगे, कैसे पटाऊं मैं उन्हें। तो रोहान बोलता है कि हाँ तो बड़े पापा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, तुझे सीधा सीधा पापा को ही पटाना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। रोहान के मुंह से पापा सुनकर शोभित ने भी पलटकर रोहान की तरफ देखा और फिर अरमान वो भी थोड़ी सी आंखें बड़ी करके रोहान को ही देखे जा रहा था। उस वक्त पता नहीं क्यों शोभित के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। उसे न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी
परेशान करने लगी थी। शोभित उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि आखिर रोहान ने रुद्र को पापा कैसे बोल दिया, लेकिन अचानक से उसे इनसिक्योरिटी फील हो गई थी कि कहीं रोहान उससे दूर ना हो जाए। शोभित थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने अभी? क्या कहा तुमने रुद्र को क्या बोला तुमने? तो रोहान भी एकदम से बोलता है कि अरे पापा, फ्लो में पापा बोल दिया मैंने, और कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मिस्टर प्रताप को ही पटाना पड़ेगा, उनके बिना इसकी कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। रोहान भी बच्चा नहीं था, सब कुछ अच्छे से समझता था कि अगर ये बात सामने आ गई कि वो सचादेवा फैमिली का बेटा नहीं बल्कि प्रताप फैमिली का बेटा है तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, और सबकी दोस्ती जो अभी अच्छे से चल रही है, जो रिश्ता अभी सचादेवा और प्रताप खानदान में है, वो एकदम से टूट जाएगा। तूफान मच जाएगा, न जाने कितने ही दिल टूट जाएंगे, कितनी ही आंखें रोएंगी। और वो सब बवंडर से रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके और प्रताप फैमिली में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इसीलिए उसने अपने और रुद्र के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को भी जलाकर सारे सबूत मिटा दिए थे। लेकिन दिल का क्या करता वो दिल की बात को कैसे छुपा पाता? रोहान के दिल ने तो अब रुद्र को पापा मान ही लिया था, और शायद आज ना चाहते हुए भी उसके मुंह से रुद्र के लिए पापा निकल गया था। रुद्र के लिए पापा सुनकर शोभित तो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहा था। शोभित रोहान को समझाता हुआ बोलता है कि देखो, तुम दोनों नील को बड़े पापा कहते हो, मैंने मना नहीं किया है, मैं मना नहीं करता हूँ तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रताप फैमिली के हर इंसान को तुम पापा कहने लग जाओगे। समझे तुम दोनों? मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप रहूंगा, समझे दोनों? रोहान ने भी शोभित के हाथ को पकड़ा और फिर कहा कि पापा सच में बस मुंह से निकल गया था, वो बड़े पापा बोल रहे थे ना, तो एकदम से मिस्टर प्रताप के लिए मुझे भी पापा निकल गया था। अब मैं क्या करूं? मैंने कोई जान के नहीं बोला है उन्हें पापा। आप तो इनसिक्योरिटी फील करने लगे मुझे लेकर। तो शोभित ने भी अपना एक हाथ उठाकर रोहान के गाल पर लगाकर हल्के से थपथपाते हुए कहा कि नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोच। भला मैं क्यों इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करूंगा? तू तो मेरा बेटा है ना, और मेरा ही बेटा रहेगा। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो किसी और का नहीं हो सकता है। और तू तो हमेशा से ही मेरा था ना, तो फिर मेरा ही रहेगा। तो रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, और फिर तभी अरमान ने भी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि पापा, मैं तो इमोशनल ही हो गया, मेरे आंसुओं को भी साफ कर दो ना। आपने कभी भी इतना प्यार तो मुझे नहीं जताया ना, कभी भी आपने मुझे इतना प्यार नहीं किया है। मेरा तो हमेशा से ही कॉलर पकड़ते हो आप, हमेशा गुस्सा करते हो, डांटते रहते हो। तो शोभित ने गुस्से में अरमान को घूर कर देखा और फिर कहा कि क्योंकि रोहान तेरी तरह नौटंकी नहीं करता है ना, समझा तू? यह सुनकर अरमान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और रोहान उसने भी अपना एक हाथ अरमान के गले में लपेटते हुए कहा कि अबे चल ना, तुझसे भी मेरी खुशियां देखी नहीं जाती है क्या? तू भी मुझसे जलने लगा है क्या? मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो क्या तुझसे करेंगे? तू क्या चाहता है कि पापा मुझे थप्पड़ मारे, मुझे घर से बाहर निकाल दे? तो अरमान भी अब हंसता हुआ बोलता है कि वैसे पीटा तो तू भी कम नहीं है मुझसे, तू भी मेरे बराबर ही पीटा है पापा से। तीनों बाप बेटा बात करते हुए इंडस्ट्री से बाहर चले गए थे। जैसे ही तीनों अभी पार्किंग एरिया में पहुंचे तो अचानक ही वहां से भगदड़ मच जाती है। तीनों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक गार्ड उनके पास से इधर उधर भाग रहा था, तो अरमान ने भी उस गार्ड को पकड़कर कहा कि भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ है, कुछ हो गया है क्या? वो बोलता है कि सर कॉन्फ्रेंस रूम में आग लग गई है। और ये सुनते ही रोहान के दिल की धड़कनें तो जोर से धड़कने लगी थी, और जैसे उसकी सांसें तो एकदम से अटक गई थी। और फिर अरमान, शोभित, उनको भी एकदम से होश उड़ चुके थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ झटका लगा था। लेकिन तीनों ही अभी वापस से इंडस्ट्रीज के अंदर गए और तो देखा कि सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं फैल चुका था। तीनों ही अभी लिफ्ट के पास आए तो लिफ्ट भी बंद हो चुकी थी। तीनों ही सीढ़ियों से होते हुए जल्दी से उस फ्लोर पर जाते हैं जहां पर कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ था, जहां पर अभी वानर सेना के साथ उन तीनों ने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर मीटिंग करी थी। तीनों ही कॉन्फ्रेंस रूम के गेट के बाहर आ जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस रूम का गेट बंद था। तीनों ही अब उसे हिला डुला कर खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस रूम खुल ही नहीं रहा था। रोहान भी बिना वक्त गवाए लात से उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गेट अभी खुल ही नहीं रहा था। वो शायद बहुत ही ज्यादा जाम हो चुका था। अरमान भी लगातार रोहान के साथ कोशिश कर रहा था, गेट पर लाते चला रहा था, लेकिन गेट अभी खुल ही नहीं रहा था।
तो शोभित अभी थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है कि तीनों एक साथ फिर से ट्राई करते हैं तो शायद खुल जाएगा ये गेट। तभी तीनों बाप बेटे हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और फिर अपने कंधे से उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार तीनों की कोशिश रंग ले आई थी और थोड़ी देर में स्ट्रगल करने के बाद वो गेट एकदम से खुल गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, पूरे रूम में धुआं ही धुआं हो चुका था। तीनों ने ही घबराहट में ये भी नहीं सोचा कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में कोई है या फिर नहीं है, बस तीनों ही वहाँ पर वापस आ गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वानर सेना अभी कॉन्फ्रेंस रूम में फंसी होगी, क्योंकि जब वो वहाँ से गए थे तो वानर सेना कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठी हुई थी। रोहान ने धुआं हटाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी और दिल की धड़कन एकदम से बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आखिर क्या रोहान ने क्या देखा जिसे इतनी ज़्यादा हैरानियत भरी नज़रों से देख रहा था? आखिर क्या देखा है रोहान ने और कैसा रहेगा रोहान और रुद्र का रिश्ता? क्या सबको पता चल पाएगा सच या फिर आएगा कहानी में नया ट्विस्ट? देखने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।